टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है आधिक्य मांग। आधिक्य मांग क्या होती है और आधिक्य मांग के कारण किस प्रकार से स्फीतिकारी अंतराल का जन्म होता है और स्फीतिकारी अंतराल क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तालिका से भी बताऊंगा और चित्र की सहायता से भी बताऊंगा कि कैसे स्फीतिकारी अंतराल कितना होता है और उसका मान क्या होता है। साथ में ये भी ध्यान रखें, आधिक्य मांग का मतलब न्यून पूर्ति भी होता है। आधिक्य मांग का मतलब न्यून पूर्ति भी होता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आधिक्य मांग एवं स्फीतिकारी अंतराल। आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले समग्र मांग का अर्थ देख लेते हैं हम। किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं हेतु की गई कुल मांग को ही समग्र मांग कहते हैं। अर्थात देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है और उन प्रोडक्शन की जो मांग हुई है, जो टोटल डिमांड हुई है, उसे ही हम क्या कहेंगे? समग्र मांग। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि समग्र मांग केवल और केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मानी जाएगी, मध्यवर्ती वस्तुओं और उसकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अंतिम रूप से जो वस्तुएं हैं, जो हमारी सेवाएं हैं, उनकी मांग को ही समग्र मांग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक लेखा वर्ष की अवधि में समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर किए गए व्यय को ही समग्र मांग कहते हैं। यानी कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके ऊपर जो हम खर्चा करेंगे, जो व्यय करेंगे उनकी खरीद पर, उससे जो डिमांड जनरेट होगी उसको भी हम क्या कहेंगे? समग्र मांग। तो दो क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था होती है, टू सेक्टर मॉडल, उसमें एडी बराबर क्या होता है? C+I। आप अगर समग्र मांग के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो देखें, इसमें आपको समग्र मांग की शेड्यूल, वक्र, सब कुछ मिलेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब समग्र पूर्ति का शॉर्टकट में अर्थ देख लेते हैं हम। एक लेखा वर्ष में समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को समग्र पूर्ति कहते हैं। कहने का मतलब, अर्थव्यवस्था में जितना प्रोडक्शन हुआ है, किसका? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, उसका जितना मौद्रिक मूल्य होगा, मुद्रा में मूल्य, उसको ही हम क्या कहेंगे? समग्र पूर्ति। चूंकि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उतनी ही आय का सर्जन होता है। इस कारण समग्र पूर्ति और राष्ट्रीय आय को एक दूसरे के समरूप माना जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि AS बराबर I होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होता है उतना ही रोजगार होता है और जितना रोजगार होता है उतनी ही राष्ट्रीय आय होती है। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन बराबर रोजगार बराबर राष्ट्रीय आय माना जाता है। टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है? AS का सूत्र AS = C+S। अब आते हैं हम आधिक्य मांग का अर्थ क्या है। जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो उसे आधिक्य मांग या अतिरेक मांग कहते हैं। ध्यान देना, आधिक्य मांग का सबसे बड़ा संबंध है पूर्ण रोजगार से। पूर्ण रोजगार के स्तर को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर हमें कितनी समग्र मांग चाहिए। अगर पूर्ण रोजगार के लेवल पे समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? आधिक्य मांग या अतिरेक मांग। पूर्ण रोजगार होने के कारण अर्थव्यवस्था पहले से ही समस्त संसाधनों का पूर्ण कार्यकुशलता के साथ उपयोग कर रही है। जब पूर्ण रोजगार होगा तो उसका मतलब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन है उन सबका क्या हो रहा है? उन सबका पूर्ण कार्यकुशलता के साथ उपयोग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अतः पूर्ण रोजगार के बाद उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि पहले से ही जब आप अर्थव्यवस्था के सारे संसाधनों का अगर पहले से कुशल उपयोग कर रहे हो तो फिर आगे उत्पादन कैसे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन मांग अधिक होने के कारण कीमत में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन अगर पूर्ण रोजगार का स्तर हो गया फिर भी समग्र मांग बढ़े जा रही है तो हम जानते हैं कि मांग जब जब बढ़ती है कीमत में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यदि पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप
समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमतों में क्या होता है, वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे क्या होगा, जिससे आधिक्य मांग के कारण स्फीतिकारी अंतराल उत्पन्न हो जाता है। स्फीतिकारी अंतराल बताता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो निष्कर्ष क्या निकला, एडी इज ग्रेटर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इसी को हम आधिक्य मांग या स्फीतिकारी अंतराल, इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं। आपको अगर समग्र मांग जानना हो, समग्र पूर्ति जानना हो, पूर्ण रोजगार संतुलन देखना हो, अल्प रोजगार और अल्प रोजगार संतुलन में अंतर देखना हो, तो आप ये मेरे वीडियो देख सकते हैं जो पहले से ही चैनल पर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, देखिए हमारा ये चित्र देखते हैं हम, दो चित्र हैं। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें एएस वक्र को आपको दिखाया था अच्छी तरह, ठीक है। तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। पहले मैं इस चित्र की बात कर लेता हूं, यहां से आपको ज्यादा बेटर रूप में समझ में आएगा। यहां हमने समग्र मांग समग्र पूर्ति ली है और इधर हमने राष्ट्रीय आय ली है, ठीक है। और ये हमारा वाई वक्र है जो ओ बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और वाई एफ ई एफ बिंदु से ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया है हमारा एएस एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ई एफ बिंदु पर पहुंचने के बाद ये वक्र हमारा कैसा हो गया है, बिल्कुल सीधा वर्टिकल। ये हमारी के बिंदु से हमारी एडी स्टार्ट हो रही है, एडीएफ है सी प्लस आई। एडीएफ का मतलब कि ये है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड। तो पूर्ण रोजगार के लिए जो समग्र मांग है वो ये है एडीएफ वक्र। अब एडीएफ वक्र ने एएस वक्र को कहां काटा है, ईएफ बिंदु पर। तो ईएफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एफ का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट, ई का मतलब है इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर राष्ट्रीय आय कितनी है, वाईएफ। वाईएफ मतलब फुल लेवल ऑफ इनकम या फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम, ठीक है। तो ओ वाई एफ हमारी पूर्ण रोजगार के स्तर पर राष्ट्रीय आय। अब अगर किसी कारण मान लीजिए उपभोग में वृद्धि हो जाती है और उपभोग में वृद्धि होगी तो समग्र मांग में भी वृद्धि होगी। तो समग्र मांग वक्त क्या हो जाएगा, एडीएफ से बदलकर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर एडी1 सी प्लस आई प्लस डेल्टा सी। जो ये प्लस का डेल्टा सी है वो यही बता रहा है कि उपभोग में वृद्धि हो गई है। प्लस का जो डेल्टा सी है वो क्या बता रहा है कि उपभोग में वृद्धि हो गई। जैसे उपभोग में वृद्धि हुई है, एडीएफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर क्या हो गई है, एडी1, और हम ईएफ बिंदु से कहां पहुंच गए, जी बिंदु पर। लेकिन खास बात आप देखें कि सबसे बड़ी बात, प्रोडक्शन इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये वाईएफ का जो स्तर है इसके हम इस साइड में नहीं जा सकते हैं, इस बिंदु से हम इधर नहीं जा सकते, क्योंकि पहले से ही पूर्ण रोजगार के स्तर पर अर्थव्यवस्था काम कर रही है। अब भले ही समग्र मांग बढ़ गई हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि समग्र मांग बढ़ी है तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो होगा क्या कि उत्पादन तो स्थिर रहेगा और समग्र मांग बढ़ गई है, तो उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय तो स्थिर रहेगी ओवाईएफ, लेकिन कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। तो ये जो हमारा पॉइंट है जी से ईएफ, जी से ईएफ, यही हमारा क्या है, आधिक्य मांग, और यही स्फीतिकारी अंतराल भी है। तो ईएफ बिंदु तो हमारा पूर्ण रोजगार का संतुलन है, जी बिंदु हमारा आधिक्य मांग या स्फीतिकारी अंतराल को बताता है। तो इस प्रकार से ये चित्र है। इस चित्र को आप जनरली नहीं देखते होंगे, बहुत कम देखते हैं आप। इस चित्र को आप अच्छी तरह देखते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही चित्र ओरिजिनल है और हमारी बुक में चलते हैं। लेकिन जनरली छोटे लेवल पर आपके कक्षा 12 तक आप देखेंगे तो जनरली यही चित्र प्रेफर किया जाता है, ये चित्र उतना नहीं चलता है। बड़ी क्लास में आएंगे तब आपको ये चित्र भी देखने को मिलेगा। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि ये चित्र कहां से आ गया, ये एकदम सही चित्र है, ठीक है। और अगर हम इस चित्र के द्वारा इसकी व्याख्या करें तो सेम व्याख्या होगी कि हमने क्या मान लिया, वाईएफ को पूर्ण रोजगार का स्तर मान लिया है और ईएफ बिंदु पर हमारा अर्थव्यवस्था का संतुलन है, जहां क्या हो रहा है, फिर से वही कि एडीएफ काट रहा है किसको, एएस वक्र को। तो इस बिंदु को हमने ईएफ बिंदु नाम दिया है और ये हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर है, ठीक है। और जैसे ही हमने कहा कि उपभोग में वृद्धि होती है, तो उपभोग में वृद्धि होने से क्या होगा कि एडीएफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर क्या हो जाएगी, एडी1, और नई एडी1 क्या हो जाएगी, सी प्लस आई प्लस डेल्टा सी, ठीक है। अब
खास बात, हम यहां संतुलन में नहीं होंगे। आप ये चीज ध्यान रखना, हम किसी भी सूरत में यहां संतुलन में नहीं होंगे। आप कहीं इसको ई नाम दे दें और यहां से राष्ट्रीय आय का स्तर ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमने इसको क्या मान लिया है, पूर्ण रोजगार का स्तर। अब देखो दोनों चित्रों में अब अंतर समझ में आएगा। यहां तो हमको मानना पड़ रहा है कि ये पूर्ण रोजगार का स्तर है, जबकि इस चित्र में आप देखेंगे तो यहां वर्टिकल हो गया है ये एएस वक्र, तो ऑटोमेटिकली हमको साफ नजर आ रहा है कि हम इसके इधर नहीं जा सकते थे। ये पूर्ण रोजगार का स्तर है, हम इसके इधर नहीं जा सकते क्योंकि एएस वक्र क्या हो गया है, वर्टिकल। तो ये चित्र तो स्पष्ट रूप से बता रहा था, जबकि ये चित्र क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा है। आपको लगेगा कि एडीएफ यहां है और इसको एडी1 को काटा तो यहां इक्विलिब्रियम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इस वाई एफ को पूर्ण रोजगार की आय मान लिया है। ये ईएफ बिंदु हमारा पूर्ण रोजगार संतुलन है। क्यों है? क्योंकि हमने इस एडीएफ को पूर्ण रोजगार की हेतु समग्र मांग माना है। ठीक है, तो हम वाई एफ से किसी भी सूरत में इधर नहीं आ सकते। तो फिर बचा क्या? तो समग्र मांग कितनी बढ़ गई? जी से लेकर ई एफ बिंदु तक, जी से लेकर ई एफ बिंदु तक ये हमारी समग्र मांग बढ़ गई है, और इसी को हम क्या कहेंगे, आधिक्य मांग। और इस आधिक्य मांग के कारण ही कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, जिससे स्फीतिकारी अंतराल उत्पन्न होता है। यही स्फीतिकारी अंतराल भी है, यही आपकी आधिक्य मांग भी है। ठीक है, ये जी बिंदु से ई एफ बिंदु, और ई एफ बिंदु क्या है? ई एफ बिंदु हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर है। अब हम इस तालिका को देखते हैं। ये हमारा आय का स्तर है करोड़ रुपए में, और ये हमारा समग्र पूर्ति का स्तर है। आय बराबर समग्र पूर्ति होती है, इसलिए दोनों टेबल सेम है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60। मैंने 10 का पहाड़ा लिया है 0 से स्टार्ट करके, ताकि टेबल आसान रहे। अच्छा, खास बात आप देखें, यहां पर 60 के बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हमने इस 60 को क्या मान लिया है, हमने इसको मान लिया है पूर्ण रोजगार। क्या मान लिया है? इस तालिका में जो ये 60 का स्तर है, इसको हमने पूर्ण रोजगार मान लिया है। इसके कारण उत्पादन 60 से ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। यहां पर भी 60 है और यहां पर भी 60 है, और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो आय भी नहीं बढ़ेगी, इसलिए राष्ट्रीय आय यहां पर भी 60 है और इस जगह भी 60 है। तो ये हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर है। हमारी समग्र मांग है एडी बराबर सी प्लस आई, ये है हमारी एडी। तो मैंने 30 से स्टार्ट करके 5-5 के पहाड़े में लिए। आप एडी कैसे बनाते हैं उसके लिए मेरे पुराने वीडियो देख लें एडी वाले। तो 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65। अब खास बात, जहां एडी बराबर एएस है, एएस कितनी है यहां 60 है, और एडी भी कितनी है 60। तो एएस बराबर एडी होने के कारण क्या है, ये अर्थव्यवस्था का संतुलन है। अब यहां पे पूर्ण रोजगार भी है और अर्थव्यवस्था का संतुलन भी है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण रोजगार संतुलन। क्यों? क्योंकि पूर्ण रोजगार भी है यहाँ पे और अर्थव्यवस्था का संतुलन भी है, इस कारण से इसे हम पूर्ण रोजगार संतुलन कहेंगे। और वो कहां पे है? जब राष्ट्रीय आय का स्तर 60 है, तब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के संतुलन में है। ठीक, अब हम कहते हैं कि माना किसी कारणवश उपभोग में वृद्धि हो जाती है। उपभोग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। सी से बढ़ के क्या हो गया? प्लस डेल्टा सी और हो गया। तो नई समग्र मांग क्या हो गई हमारी? एडी1 बराबर सी प्लस आई प्लस डेल्टा सी। तो देखिए मैंने हर जगह जो उपभोग है डेल्टा सी है, उसमें मैंने 10 की वृद्धि की है। तो देखिए नई समग्र मांग क्या हो जाएगी? 30 से बढ़कर 40, 35 और 10 45, 40 और 10 50, 45 और 10 55, 50 और 10 60, 55 और 10 65, 60 और 10 70 और 65 और 10 75। इस प्रकार से नई समग्र मांग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं नई समग्र मांग हमारी क्यों बढ़ी, क्योंकि डेल्टा सी बराबर हमने क्या माना है 10। तो आप देख लें, यहां आप आएंगे तो पूर्ण रोजगार पहले यहां है हमारे पास 60 बराबर 60, लेकिन किसी कारणवश समग्र मांग उपभोग बढ़ने के कारण समग्र मांग बढ़ गई। तो समग्र मांग बढ़कर कितनी हो गई? अब 70 हो गई है, जबकि समग्र पूर्ति कितनी है 60। तो आप देख सकते हैं समग्र मांग का क्या हो गया है? आधिक्य। इसी ही हम आधिक्य मांग और स्फीतिकारी अंतराल कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो है 60 और जबकि मांग हो गई है 70, तो इसके कारण क्या होगा? मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, तो कीमतें बढ़ेंगी।
तो उससे क्या होगा, स्फीतिकारी अंतराल उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप, ध्यान दें ये पूर्ण रोजगार का स्तर माना है हमने, तो पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप जब AD ग्रेटर देन AS हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आधिक्य मांग या स्फीतिकारी अंतराल। और जगह आप देखेंगे यहां पर भी आधिक्य मांग है, 30 से 40, 35 से 45 हर जगह है आधिक्य मांग, लेकिन हमने यही क्यों लिया है, क्योंकि हम पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप देख रहे हैं। ध्यान रखना ये आधिक्य मांग भले ही दिख रही हो आपको 30 से 40, 35 से 45 ये सब जगह दिख रही है, लेकिन हमने इसको ही क्यों लिया, क्योंकि हम समष्टि अर्थशास्त्र में आधिक्य मांग या स्फीतिकारी अंतराल पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप देखते हैं। तो पूर्ण रोजगार का स्तर 60 है, जबकि इस जगह आधिक्य मांग कितनी है, 70। तो ये है हमारा स्फीतिकारी अंतराल का पॉइंट। अब आगे देखते हैं आधिक्य मांग या स्फीतिकारी अंतराल को दूर करने के उपाय। आधिक्य मांग का अर्थ है अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का आधिक्य होना, और इसे दूर करने के लिए लोगों के पास से मुद्रा या साख की मात्रा घटाई जानी चाहिए। सिंपल सी बात, मांग ज्यादा है, क्यों होती है मांग ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो पैसा कम किया जाए लोगों के पास से, उसको क्या करेंगे कि साख की मात्रा घटा दो, लोगों के पास जो मुद्रा है उसको घटा दो, तो आधिक्य मांग दूर हो जाएगी। तो इसको सही करने के दो तरीके होते हैं, एक मौद्रिक नीति होती है और एक राजकोषीय नीति होती है। मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है भारत में, और राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन भारत सरकार करती है। तो मौद्रिक नीति अगर हम अपनाएंगे आधिक्य मांग को रोकने के लिए, तो हम क्या करेंगे, SLR, CRR, RRR, RR, बैंक दर, इन सबको हम क्या करेंगे, बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इन सबको बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, ये दर बढ़ेगी तो मार्केट में लोन कम देंगे वाणिज्यिक बैंक, और लोन कम देंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा, जिससे आधिक्य मांग कंट्रोल में आ जाएगी। और राजकोषीय नीति के उपकरणों में हम क्या करेंगे, टैक्स में वृद्धि कर देंगे, सरकारी व्यय में कमी कर देंगे, जिससे क्या होगा, लोगों के पास जो पैसा होगा टैक्स के माध्यम से सरकार के पास आ जाएगा, और सरकारी व्यय में कमी होगी तो सरकार का पैसा लोगों के पास कम जाएगा, जिससे लोगों के पास मुद्रा की कमी होगी, साख की कमी होगी, उससे आधिक्य मांग कंट्रोल में आती है। आपको अगर इन तत्वों के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो कि मौद्रिक नीति क्या होती है सर, इसके उपकरण ये कौन कौन से हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे कंट्रोल में आता है, फुल डिटेल में आपको आवश्यकता हो इन दोनों नीतियों के बारे में, तो आप मेरे ये दो वीडियो देख सकते हैं, मौद्रिक नीति का न्यून मांग व आधिक्य मांग पर प्रभाव, और राजकोषीय नीति का न्यून मांग व आधिक्य मांग पर प्रभाव, आप ये देख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है आधिक्य मांग का। मैंने आपको तालिका एवं चित्र के माध्यम से समझा दिया है। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में और अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो आप मेरे पुराने वीडियो देखें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएं, उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।